हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 12 का भूगोल देख रहे थे। उससे आगे हम लोग देखेंगे भूगोल में चर्चा किया जा रहा था। आप लोगों का ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लोगों का कल तक देखे थे, यहाँ तक देखे थे राजनीतिक ऐतिहासिक भूगोल को 4 भाग में बांट दिया गया था। व्यवहारिक भूगोल के बारे में, राजनीतिक भूगोल के बारे में, आर्थिक भूगोल के बारे में, सामाजिक भूगोल। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका भूगोल अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। भूगोल के बारे में जानकारी, विषय के बारे में, मानव भूगोल के बारे में जानकारी दिया जा रहा है आप लोगों को। आज हम लोग ख़त्म कर देंगे इसके बारे में। कल से आपका चैप्टर शुरू होगा, विश्व का जनसंख्या प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप। तो समझिए इस बात को, सबसे पहले आप लोग समझिएगा। तो प्राचीन काल के रहस्य के बारे में जानने के लिए प्रकृति की रहस्य की खोज किया गया। और किससे जान सकते थे? जो प्राचीन काल के बारे में अध्ययन का क्षेत्र क्या था प्राचीन काल का? जो प्राचीन काल है, तो प्राचीन काल में अध्ययन का क्षेत्र क्या रहा होगा? ये प्राचीन काल में अध्ययन का क्षेत्र रहा था आप लोगों का। अध्ययन का क्षेत्र क्या था प्राचीन काल में? तो प्राचीन काल में अध्ययन का क्षेत्र था प्रकृति की रहस्यों की खोज। प्रकृति के रहस्यों का क्या था? खोज। जो प्रकृति था, वो प्रकृति के द्वारा रहस्य था, उनका खोज करना। तो खोज करना इनका अध्ययन क्षेत्र था प्राचीन काल में का अध्ययन क्षेत्र। लेकिन इसका प्रमुख गतिविधियां की जब चर्चा किया जाए तो क्या था इसका प्रमुख गतिविधियां? तो इनकी प्रमुख गतिविधियां इनका क्या था? तो प्रमुख गतिविधियां की जब बात किया जा रहा है तो इनकी प्रमुख गतिविधियां क्या हो जाएगी? ऋतु था, ज्योतिष संबंधित ज्ञान, ज्योतिष संबंधी ज्ञान में वृद्धि। ज्योतिष संबंधित ज्ञान में क्या था? वृद्धि था। तो समझिएगा प्राचीन काल में अध्ययन का क्षेत्र क्या था? तो प्रकृति रहस्य के खोज का अध्ययन का क्षेत्र था। प्रकृति के रहस्य की खोज किया जा रहा था, अध्ययन किया जा रहा था इस पे। अब प्रमुख गतिविधियां क्या थी? तो ऋतु, ज्योतिष संबंधित ज्ञान एवं वृद्धि था। दूसरा, औपनिवेशिक काल के बारे में चर्चा किया जाए तो क्या होगा? इस बात को समझिएगा। औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में इसका अध्ययन क्षेत्र क्या था? तो इसका अध्ययन क्षेत्र आपका क्या था? समझिएगा। औपनिवेशिक काल में इसका अध्ययन क्षेत्र था क्या? इसका अध्ययन क्षेत्र था क्षेत्रीय अध्ययन करना। जो क्षेत्र होता था उसके बारे में अध्ययन करना। और इनकी विश्व की गतिविधियां क्या थी? प्रमुख गतिविधियां इनका क्या था? प्रमुख गतिविधियां की जब चर्चा किया जाए तो इनकी प्रमुख गतिविधियां क्या था? तो विश्व के भूभाग का अध्ययन करना। जितने संसार है, पूरे संसार के भूभाग, जितने जमीन है, उसका अध्ययन करना। विश्व के विभिन्न जगह पे जा जाकर विभिन्न भूभाग का अध्ययन करना। विभिन्न भूभागों का अध्ययन, भूभागों का अध्ययन। तो औपनिवेशिक काल में अध्ययन का क्षेत्र क्या था? तो क्षेत्रीय अध्ययन था। और प्रमुख गतिविधियां क्या थी? तो विश्व के विभिन्न भूभागों में क्या था? क्षेत्रीय अध्ययन। प्रमुख विद्या क्या था? विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन। सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले तो समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों का। इसका क्या होगा? तो विश्व युद्ध के बीच का काल, जो विश्व युद्ध था ना, पूरा विश्व युद्ध हुआ था, उस बीच के काल के बारे में हम समझेंगे। तो विश्व युद्धों के बीच के काल इसके बारे में समझिए। तो इसका भी अध्ययन क्षेत्र क्या था? क्षेत्रीय संगठन ही था। अध्ययन क्षेत्र इसका क्या होगा? क्षेत्रीय संगठन।
क्षेत्र जो क्षेत्र का था एक संगठन बनाया गया था कि आप उसके पक्ष से एक दूसरे को संगठन बना कर विश्व युद्ध के बीच जब विश्व युद्ध होता है तो एक देश दूसरे देश को सहायता करता है, एक पक्ष विपक्ष रहते हैं। इसमें क्या किया गया था, तो इसकी सबसे बड़ी प्रमुख गतिविधियां क्या थी, इनकी प्रमुख गतिविधियां क्या थी, तो इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, गतिविधियां क्या थी। तो इनकी प्रमुख गतिविधियां किसी क्षेत्र के विशेष की विशेषता अन्य भागों से इसका अंतर करना था। किसी भी क्षेत्र का हो, वह कोई भी क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र को विशेष की विशेषता और अन्य भागों में इसका अंतर था। तो ये क्या था, विश्व युद्ध जब विश्व युद्ध हो रहे थे उस समय की बात है। उसका अध्ययन क्षेत्र क्या था, तो क्षेत्रीय संगठन था। प्रमुख गतिविधियां क्या तो किसी क्षेत्र के विशेष की विशेषता और उसका क्या करना, अन्य भागों में इसका अंतर करना। अब शीत युद्ध कब से कब प्रारंभ हुआ, आपके एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन। शीत युद्ध के बारे में सारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। शीत युद्धों का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्धों का काल का प्रारंभिक चरण कब स्टार्ट हुआ, इनका प्रारंभिक चरण 1970 से लेकर 1979 तक चला। अब मानवीय व्यवहारिक चिंतन के कारण, किसके कारण, इसका अध्ययन क्षेत्र समझा जाए तो इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा, मानवीय और व्यवहारिक चिंतन। दूसरा बात याद रखिए, इसकी प्रमुख गतिविधियां क्या थी, तो कंप्यूटर की खोज आपका कब हुआ, तो शीत युद्ध काल के प्रारंभिक चरण में ही हुआ था। कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का जो खोज हुआ था आप लोग का प्रमुख गतिविधियां, तो इनकी प्रमुख गतिविधियां की जब चर्चा किया जाए, इनकी प्रमुख गतिविधियां क्या, कंप्यूटर की खोज। कंप्यूटर की खोज कब किया गया, तो कंप्यूटर की खोज आप लोगों का 1970 से 1979 के बीच में शीत युद्ध के काल के प्रारंभिक चरण में किया गया था खोज। वैज्ञानिक का नियमों का मानव द्वारा व्यापक उपयोग किया गया, तो कब किया गया था, इसमें शीत युद्ध के काल के समय ही किया गया था। वैज्ञानिक के द्वारा वैज्ञानिक नियमों का मानव द्वारा व्यापक उपयोग। विभिन्न मानवीय क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के द्वारा क्रियाओं का मानचित्र, प्रारूप निर्माण, प्रारूप का निर्माण। तो इस शीत युद्ध काल में आपका क्या क्या हुआ, तो कंप्यूटर की खोज हुआ प्रारंभिक चरण में शीत युद्ध का। वैज्ञानिक ज्योति नियमों का मानव द्वारा व्यापक उपयोग किया गया। मनुष्य के द्वारा
वैज्ञानिक का जो नियम था उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसमें, शीत युद्ध के प्रारंभिक चरण में ही। विभिन्न मानवीय क्रियाओं द्वारा मानचित्र का प्रारूप, बहुत सारे मानव के द्वारा विभिन्न मानवीय क्रियाओं के द्वारा मानचित्र जो नक्शा मैप को बनाने का प्रारूप तैयार किया गया, ये सब इसी में किया गया था आपको शीत युद्ध काल के प्रारंभिक चरण में। अब हम लोग चलते इसके बाद समझते हैं, इसके बाद हम लोग उत्तर शीत युद्ध काल, उत्तर शीत युद्ध काल कब से कब था इसके बाद में समझिएगा आप लोग। एक तो शीत युद्ध काल का प्रारंभिक चरण था, लेकिन ये था 1970 से, सॉरी स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा इसका शीत युद्धों का काल का प्रारंभिक चरण कब से कब था, तो 1950 से लेकर 1960 था, 1950 से लेकर 1960 था। इसी समय मानवीय व्यवहारिक चिंतन हुआ था, प्रमुख गतिविधियां कंप्यूटर की खोज, वैज्ञानिक के मानव के नियमों के द्वारा व्यापक उपयोग, मानचित्र का नियम, मानचित्र का क्या किया गया था, निर्माण किया गया। अब उत्तर शीत युद्ध काल में 1970 से लेकर 1990 तक का काल उत्तर शीत युद्ध काल कहलाया। इसका अध्ययन क्षेत्र क्या था, तो इसका अध्ययन क्षेत्र आपका था मानवीय व्यवहारिकों का, यहाँ भी आप लोग का गलत हो गया है, अध्ययन क्षेत्र इसका क्या होता, शीत युद्धों का अध्ययन क्षेत्र, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा शहरी संगठन, क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन। अब देखिए यहाँ पे अध्ययन क्षेत्र क्या होता है इसका, मानवीय और क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो उत्तर शीत युद्ध काल में अध्ययन क्षेत्र था मानवीय और व्यवहारिक चिंतन। अब देखिए इसमें आपका जब चर्चा किया जाए तो प्रमुख गतिविधियां क्या थी, गतिविधियां क्या है, तो प्रमुख गतिविधियां इसका क्या थी, तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भूगोल का महत्व, तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या था, भूगोल के महत्व के बारे में उत्तर शीत युद्ध काल में इसकी प्रमुख गतिविधियां थी। अध्ययन क्षेत्र क्या था, तो मानवीय व्यवहारिक चिंतन था, इस बात को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक और आप लोग का बच जाता है लास्ट, आधुनिक काल, जिसे हम लोग अभी जी रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आधुनिक काल कब से कब कहलाता है, 1990 के बाद, 1990 के बाद वाले समय को हम लोग आधुनिक काल करें, मॉडर्न टाइम। तो इसके बारे में जानते हैं, तो इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, अभी अध्ययन क्षेत्र अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा, तो भूगोल को आधुनिकीकरण करना, भूगोल को अब क्या कर देना है, मॉडर्न कर देना है, आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण करना आपका हो गया।
आप लोगों का इसके प्रमुख गतिविधियां के बारे में समझिएगा तो क्या होगा प्रमुख गतिविधियां। तो प्रमुख गतिविधियां इसका क्या होगा, तो भूगोल के सामान्य सिद्धांत, भूगोल के सामान्य सिद्धांत के बदले विभिन्न क्षेत्रों में की स्थानीय के अध्ययन पर बल देकर मानव के लिए कल्याण के रास्ता खोलना, मार्ग को प्रशस्त करना, रास्ता को प्रशस्त करना, मार्ग का प्रशस्त करना। तो इस बात को आप लोग को ध्यान होगा। चलिए इससे आगे मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाएं समझे हम लोग। तो समय के साथ साथ सभी विषय के साथ साथ भूगोल के अध्ययन की विधियां में भी परिवर्तन होता रहा। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे भूगोल के साथ भी आपका क्या हो रहा है, विधि नियम चेंज होते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। अनेक मनीषियों और विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टि, बहुत सारे विद्वान ने अपने दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने केंद्र बिंदु से, विषय का केंद्र बिंदु से भिन्न भिन्न समान माना है। इसे बहुत सारे लिखित विचारधाराएं हैं, सभी का अपना अपना। एक नियतवाद या निश्चयवाद का होता है, वह पुरानी विचारधारा, किसी का पुरानी विचारधारा होता है तो इसके अनुसार भौगोलिक, पुरानी विचारधारा के अनुसार हम लोग देखें तो पुराने विचारधारा के अनुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अनुसार भौगोलिक संरचनाएं, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु का पर्यावरण का निर्माण करते हैं पुराने विचार के धारा। यह पर्यावरण समाज को राष्ट्र, संस्कृति, जीवन शैली, विकास आदि को नियंत्रित करता है। कौन पुराने जो निश्चयवाद होते हैं, पुराने विचारधारा के लोग होते हैं, पुराने विचारधारा के जो विद्वान थे उन्होंने भूगोल को इस तरह से माना। और मानव का आचरण, विवेक आदि पर नियंत्रित करता है, अर्थात मनुष्य का स्थान गौण है पुराने विचारधारा के अनुसार। इस दर्शन की आलोचना दो आधार पर की जाती है। इनकी दर्शन की अवधारणा कितने आधार पे, दो आधार पर की जाती है। एक वातावरण, एक जो वातावरण होता है आपका पर्यावरण के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच विचारधारा क्रियाकलाप को अधिक विभिन्नता पर पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागर के तट पर रोम और यूनान, भूमध्य सागर तट पर रोम और यूनान जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ, परंतु सागर तट के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, चिली, कैलिफोर्निया में वैसी सभ्यता विकसित नहीं हो पाई। अब जबकि इनकी जलवायु भूमध्य सागर जलवायु थी। यह विचारधारी ऐसी समस्याओं का व्याख्या करने असमर्थ थी। फलस्वरूप अध्ययन के अनेक विचारधारा क्या किया गया था, विकास हुआ था। प्रत्यक्षवाद समझिएगा। प्रत्यक्षवाद क्या होता है, तो इसमें भौगोलिक का प्रतिरूप का अध्ययन के साथ साथ विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद में आपका भौगोलिक प्रतिरूपों का अध्ययन के साथ साथ विश्लेषण पर भी ध्यान दिया जाता है। मात्रात्मक विधियों पर उपयोग किया, जो मात्रात्मक विधियां होती है उस पर उपयोग किया जाता है। क्या इसके समर्थक विलियम वांग और डेविड हॉर्न जैसे विद्वान थे। प्रत्यक्षवाद का समर्थक कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षवाद का समर्थक कौन विद्वान थे। प्रत्यक्षवाद का आपका कौन सा विद्वान इसका समर्थक थे, तो प्रत्यक्षवाद का समर्थक कौन थे, समर्थक कौन सा विद्वान थे, उनका नाम था डेविड हार्वे जैसे विद्वान। डेविड हार्वे जैसे विद्वान प्रत्यक्षवाद का समर्थक थे।
कल्याणवाद। अब इसके बाद आता है कि आपका कल्याणवाद, व्यवहारवाद। डी स्मिथ के अनुसार, डी एम स्मिथ एक विद्वान थे। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद की तकनीक नीरस थी। इनके अनुसार कहने के मतलब डी एम स्मिथ के अनुसार उनका विचार था कि प्रत्यक्षवाद क्या है, तकनीक है, उसका नीरस है तकनीक का। साथ ही इसमें मानव का निर्णय क्षमता, विश्वास, भय जैसा मनोचित गुणों विश्लेषण पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रत्यक्षवाद के समर्थक कौन थे? डेविड हार्वे ने भी इस विचार से सहमति व्यक्त की थी। क्या कि कहते कि मनोचित गुणों के विश्लेषण पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बात से सहमत थे डेविड हार्वे। यह बात को किसने कहा था? तो डॉक्टर डी एम स्मिथ ने कहा था। पूंजीवाद की कमियों पर ध्यान दिया गया और पूंजीवाद की जो कमी थी उस पर ध्यान दिया गया था। विकास के पारदर्शिक समानता, नगरीय झुग्गी झोपड़ी के अभाव जैसे विश्व के भूगोल अध्ययन केंद्र बन गए हो। यानी विकास में पारदर्शिक असमानता के वजह से झुग्गी झोपड़ी के और अभाव के कारण विश्व विषय जो भूगोल क्या बन गया आपका, अध्ययन का एक केंद्र बन गया है। मानवतावाद के बारे में समझिएगा। मानवतावाद क्या है? तो कल्याणकारक विचारधारा को विकसित करके इसका पर्दाभाव हुआ। इसमें मानव जागृति, यानी जो मानव थे उनकी जागृति, मानव का साधन, मानव का चेतना और मानव का सृजनात्मक शक्ति के संदर्भ में मानव को केंद्रीय व क्रियाशील भूमिका पर बल दिया गया था। इस प्रकार भूगोल के केंद्र में मानव स्थापित होता है। इस प्रकार आपके भूगोल के केंद्र में किसका स्थापित हो जाता है? मानव का स्थापित। मानव भूगोल को मानवीय हो गया होगा। मानव भूगोल का क्या हो गया होगा? मानवीय हो गया होगा। यद्यपि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता, यदि मानव पर किसका प्रभाव पड़ता? पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, तथापि मानव भी पर्यावरण को बहुत हद तक प्रभावित करता है। मानव का क्या होता है? पर्यावरण प्रभावित करता है, प्रवृत्ता भी है और मनुष्य उसको प्रभावित भी बहुत हद तक करता है पर्यावरण को। पर्यावरण प्रदूषण इसका ज्वलंत प्रमाण है। जो पर्यावरण से प्रदूषण निकल रही है, प्रदूषण इसका एक ज्वलंत परिमाण है कि पर्यावरण बहुत हद तक हम लोग भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण क्या पड़ता है? हम लोग पर भी प्रभाव पड़ता है। संभावनावाद। इस दर्शन में नियतिवाद की धारणा मनुष्य की प्रकृति का दास है, पूरी तरह अस्वीकृत कर दी जाती है। मनुष्य की जो दास है पूरी तरह से क्या कर दी जाती है? अस्वीकृत कर दी जाती है। इसके अनुसार प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए मानव क्या है? स्वतंत्र है। मानव निष्क्रिय नहीं है। मानव आजाद है, निष्क्रिय नहीं है। प्रकृति के अनुसार अपने तत्व को चुन सकते हैं, स्वतंत्र है, बल्कि प्रत्येक गतिविधियों में इनकी सक्रिय भूमिका भी। जितने भी गतिविधियां होती है सभी में इनका भूमिका मानव का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लुईस फेर्बो ने सर्वप्रथम संभाववाद शब्द का प्रयोग किया था। संभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले प्रयोग तो आपका किया था, किसने किया था? लुइसियन फेब्रो। लुइसियन फेब्रो ने किया था। लुइसियन फेब्रो ने किया था। क्या था? लुइसियन फेब्रो। लुइसियन फेब्रो ने किया था। अब आपको ये बात को समझ आ चुका होगा। लुइसियन फेब्रो ने, फेब्रे होगा, फेब्रे हो जाएगा। लुइसियन फेब्रे ने किया था
उनका विचार है कि निश्चित कुछ नहीं है। इनका विचार था, लुसियन जी का विचार था कि निश्चित कुछ नहीं है, निश्चित नहीं है, सब कार्य होने की संभावना अलग है, सभी का कार्य होने का संभावना अलग है, लुसियन फेबर का कहना था। मानव इन संभावनाओं का स्वामी है, जितने भी संभावना है उनका मालिक कौन है? मानव है। अतः यह निर्णय करने का अधिकार उनके ही पास, मानव के ही पास निर्णय करने का अधिकार होता है, और उसके पास संभावना को कैसे और कब उपयोग किया जाए। मनुष्य की जीवन शैली उसकी सभ्यता का दर्पण एवं उसका क्या होता है? प्रतिफल होती है। मनुष्य के विकास के अनेक साधन और प्रकृति में उपलब्ध है। मनुष्य का जो विकास होते हैं अनेक साधन में, प्रकृति में उपलब्ध है, परंतु उनके उपयोग की एक निश्चित सीमा भी है। उनका उपयोग का क्या है? निश्चित सीमा भी है, जिसे पार कर लेना, पीछे हटना मार्ग का बहुत कठिन होता है। जिसको पार कर लेना, मार्ग से पीछे हट जाना क्या होती है? बहुत ही कठिन होती है। सीमा पार करने का अर्थ क्या होता है? आपदाओं को नियंत्रित करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। सीमाओं का पार करने का अर्थ क्या होता है? सीमा पार करने का अर्थ आपदाओं का क्या होता है? आपदाओं को नियंत्रित करना, आपदाओं को नियंत्रित करना होता है। नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। हो गया? नहीं, 17-18 तक होगा। सुन पहले। सीमा को नियंत्रित क्या करता है? सीमा को नियंत्रित, आपदाओं को नियंत्रित करना। क्या करना? आपदाओं को नियंत्रित कर। अर्थात ग्रिफ्थ टेलर ने एक अलग प्रदूषण दर्शन प्रस्तुत किया था। ग्रिफ्थ जो टेलर था उन्होंने एक अलग ही दर्शन प्रस्तुत किया, जिसे अनिश्चयवाद कहते थे। ग्रिफ्थ जो टेलर थे ना, ग्रिफ्थ टेलर एक अलग ही इन्होंने प्रस्तुत किया, अलग ही दर्शन को प्रस्तुत किया। टेलर ने एक अलग ही दर्शन प्रस्तुत किया। इनके द्वारा एक अलग, इनके अनुसार एक अलग दर्शन प्रस्तुत किया, एक अलग दर्शन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता था। नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद आप लोग, उनका विचार था भूगोल वेता उचित सलाह दे। और ग्रिफ्थ टेलर का क्या था? सुझाव था, इनका विचार था कि भूगोल जो वेता है, भूगोल के विद्वान हैं, उचित सलाह दे सकते हैं। प्राकृतिक योजना का व्याख्या करना उनका अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। उनका कहना था जो प्रकृति योजना है उनको व्याख्या करना उनसे अधिकार के क्षेत्र के बाहर है। पहले युद्ध में जब आधुनिक विचारधारा आए तो पहले युद्ध में जय और पराजय से किसी राष्ट्र की महानता, हार और जीत से किसी राष्ट्र की महानता या स्वाभिमान मापन किया जाता था। पहले जीत और हार से पता किया जाता था किसी राष्ट्र का स्वाभिमान मापन। परंतु 2 विश्व युद्ध के बाद मानव के युद्ध में पिपासा की तरह शांत हो गए। जब दो विश्व युद्ध हुए तो मनुष्य शांत हो जाते हैं पिपासा की तरह। इसी के साथ जीवन के क्षेत्र में यहाँ तक कि शिक्षा और सभ्यता भूगोल के अध्ययन में भी व्यापक परिवर्तन आता। पढ़ाई लिखाई शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन आता। द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध होने के बाद अपारंपरिक भूगोल गरीबी, सामाजिक और पारदर्शिक असमानताएं, समाज कल्याण के लिए सशक्तिकरण आदि के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखता है। आज आपका ये खत्म हुआ। कल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और उसके बाद अति लघु क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा कल भूगोल का पहला चैप्टर का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोग को नोट्स चाहिए
तो नोट्स के लिए आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे 82101448 बस और नोट्स लिखकर मैसेज कीजिए।